वालेकुम। अच्छा, अब हम लोगों ने जो है वो कंसेंट वाला टॉपिक कर लिया। अब आगे आ जाती है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होती है? मेडिकल नेग्लिजेंस के डॉक्टर ने केयरलेसनेस की है, ठीक है, और उसकी केयरलेसनेस की वजह से पेशेंट का कोई नुकसान हो गया है। अब वो क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं इसको डिटेल में, इसकी टाइप्स भी देखेंगे, नेग्लिजेंस की सारा देखेंगे। सबसे पहले आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, डॉक्टर से केयरलेसनेस हुई है, कोर्ट में ये प्रूफ करना होता है पेशेंट ने, ठीक है। पेशेंट ने ये प्रूफ करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बर्डन होता है सारा प्रूफ का, वो पेशेंट पर आता है कि आप प्रूफ करो कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है। लेकिन नॉर्मली सब कंडीशंस में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं रेस इप्सा लिक्विटर, थिंग्स स्पीक फॉर इट। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो हालात को देखकर ही पता चल रहा होता है कि यहाँ पर डॉक्टर से नेग्लिजेंस हुई है, डॉक्टर से गलती हुई है। उस केस में अब सारा जो बर्डन है प्रूफ का वो आ गया डॉक्टर पर कि अच्छा आप साबित करें कि आपसे गलती नहीं हुई, ठीक है। तो रेस इप्सा लिक्विटर क्या है कि वो वाली कंडीशन जिनमें साफ पता चल रहा है कि भाई डॉक्टर से हुई है नेग्लिजेंस, और अब डॉक्टर ने ये प्रूफ करना है कि मुझसे नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अच्छा वो कौन सी कंडीशन होती हैं जब पता चल रहा होता है कि डॉक्टर से हुई है। जिस तरह से अब अगर कोई पेशेंट है तो इलेक्ट्रिक कैटरी जो है वो अनअटेंडेड छोड़ दिए डॉक्टर ने, और पेशेंट की स्किन बर्न हो गई है, तो सारी बातें साफ पता चल रहा है कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस है। अब डॉक्टर को प्रूफ करना है कि नहीं, उससे नहीं हुई है नेग्लिजेंस। उसके बाद अगर हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन को ऑन छोड़ दिया है और उसकी वजह से पेशेंट ओवर एनेस्थेटाइज हो गए, अब ये भी हमें नज़र आ रहा है कि डॉक्टर की ही नेग्लिजेंस है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कोई पेशेंट के एब्डोमेन में ही छोड़ दिए हैं सर्जरी के दौरान, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से पेशेंट की बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है। इस तरह की और भी बहुत सारी होती हैं। ये वो वाली कंडीशन है जो रेस इप्सा लिक्विटर की एग्जांपल्स में हम लिखेंगे कि ये वो कंडीशन है जब नेग्लिजेंस नज़र आ रही है, थिंग्स स्पीक फॉर इट, और अब डॉक्टर को प्रूफ करना है कि उससे नहीं हुई। आगे आ जाओ। आगे हमारे पास मैंने बताया था कि सिविल नेग्लिजेंस भी होती है, क्रिमिनल भी। अगर तो इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस हुई है कि पेशेंट की डेथ ही हो गई है तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो गई। सिविल में होता है जिस तरह से थोड़ा बहुत कोई नुकसान पेशेंट का हो गया है, ठीक है। अच्छा अब जो पनिशमेंट देनी है ना, वो भी डिपेंड करता है। सिविल की पनिशमेंट अलग होती है, क्रिमिनल की अलग होती है। अब सिविल नेग्लिजेंस क्या होती है? लैक ऑफ केयरफुलनेस डॉक्टर ने नहीं दी, उसकी वजह से सिविल नेग्लिजेंस हो गई है। जिस तरह से हेल्थी टूथ निकाल दिए, दांत खराब कोई और था, सही वाला निकाल दिया, एक्सरे फ्रैक्चर बोन का नहीं किया सही से, पेशेंट इंजरी के बाद आया था लेकिन उसे एंटी टेटनस की वैक्सीन नहीं दी। इस तरह की सारी जो कंडीशंस हैं उनको सिविल कोर्ट देखेगी, सिविल कोर्ट में जाएंगे, और अब कंपनसेशन की जाती है मनी की सूरत में, डॉक्टर पैसे देगा, कंपनसेट करेगा। तो ये तो हो गया सिविल। लेकिन सिविल की फर्दर उन्होंने आगे बताया हुआ है टाइप्स। एक होती है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक होती है नेग्लिजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। अब कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है कि सिविल नेग्लिजेंस हम कह रहे थे ना कि डॉक्टर की वजह से गलती हुई है और डॉक्टर अब मनी से कंपनसेट कर देगा। कंट्रीब्यूटरी में ये है कि पेशेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है नेग्लिजेंस में, पेशेंट का भी रोल है, ठीक है। ये भी तो हो सकते हैं ना, पेशेंट की तरफ से भी नेग्लिजेंस हुई हो। तो इस केस में समवन एल्स हैज कंट्रीब्यूटेड, और समवन एल्स कौन हो सकता है? व्हेन पेशेंट बिकम नेग्लिजेंट, पेशेंट ने लापरवाही की है, उससे गलती हुई है, ठीक है। उसने मेडिकल इंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर देता रहा कि आपने मेडिसिन इस तरह से लेनी है, ओवरडोज नहीं करनी, ये वो आपने दूध के साथ लेनी है या इस तरह से, तो वो पेशेंट ने इंस्ट्रक्शंस को सुना नहीं है, उसको माना नहीं है, तो अब ये तो पेशेंट पर भी आएगा ना कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस में, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि पेशेंट को भी इस सूरत में इग्नोर नहीं किया जाता। अगर ये महसूस हो कि पेशेंट की भी नेग्लिजेंस है तो लॉ जो है वो पेशेंट को इग्नोर नहीं करता, फिर दोनों को इसकी होती है, मतलब फिर ये करते होंगे कि जो कंपनसेशन करनी थी डॉक्टर ने वो कम करेगा क्योंकि पेशेंट की भी नेग्लिजेंस है। अच्छा, आगे नेग्लिजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है? थर्ड पार्टी आ गई है, ना पेशेंट ना डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हॉस्पिटल में होते हैं ना पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं की और उनसे नेग्लिजेंस हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्रिमिनल नेग्लिजेंस की तरफ। सिविल हमने कंप्लीट कर ली, अब आ जाओ क्रिमिनल में क्या होता है? ग्रोस एंड विक्ट रेकलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसने कोई जालिमाना काम किया, कोई बेरहमाना कार्रवाई की है। मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब वो सर्जरी चल रही थी, किसी को बहुत सीवियर सर्जरी की ज़रूरत थी, उसकी सर्जरी चल रही थी, लेकिन अब वो उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके घर वाले जो हैं, वो फ़ी नहीं दे सके डॉक्टर को, तो डॉक्टर वहीं छोड़कर चला गया, उसने उसको कंप्लीट ही नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं करना, अगर मुझे फ़ी नहीं दोगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। किसी पेशेंट को एमरजेंसी में वो आया, बहुत सीवियर है, लेकिन डॉक्टर उसको नहीं देख रहा क्योंकि उसको उसकी फ़ी चाहिए पहले। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें बहुत बेरहमाना कोई कार्रवाई की जाती है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये वर्ड आपने याद रखने हैं। इसमें वर्ड याद रखना है सिर्फ केयरफुलनेस की कमी थी, ठीक है। और ये एग्जांपल टूथ वाली और एक्सरे वाली, एंटी टेटनस वाली, इसमें क्या करना है? ग्रोस एंड विक्ट रेकलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, ठीक है। और उसने पेशेंट की सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं किया और पेशेंट की क्या हो गई है? डेथ हो गई। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी?
ओवर एनेस्थेटाइज कर दिया पेशेंट को, ठीक है। दूसरा कि पेशेंट को अनअटेंडेड छोड़ दिया, सर्जन ने उसका एब्डोमेन खोला है, सर्जरी शुरू किया, बाद में देखा कि भाई मेरी तो फ़ी नहीं दी गई, तो उसने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, तो पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। यहाँ पर एक इन्होंने फिगर बनाई हुई है और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी वही दिखाई हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस दो तरह की है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में आगे आ जाता है सबसे पहले तो वो नेग्लिजेंस हुई है उसको मनी से कंपनसेट कर दिया जाएगा, जिसमें हमने टूथ वाला, एक्सरे वाला, एंटी टेटनेस पढ़ा था कि केयरलेसनेस की है, डॉक्टर ने केयरफुलनेस की कमी थी। सेकंड इसमें कंट्रीब्यूटरी आ जाता है, थर्ड इसमें थर्ड पार्टी आ जाता है। कंट्रीब्यूटरी में क्या है कि कंपनसेशन ज़रा कम कर दी जाएगी, डॉक्टर को थोड़े पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि पेशेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, पेशेंट की तरफ से भी नेग्लिजेंस हुई है। थर्ड पार्टी में क्या, पैरामेडिकल स्टाफ ने कर दिया है जी। अब कंपनसेशन में पैरामेडिकल स्टाफ भी रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो भी पे करेगा। उसके बाद क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल में हमने देखा है कि हमारे पास पेशेंट की सेफ्टी का रिगार्ड नहीं किया गया और पेशेंट की डेथ हो गई है, ठीक है, या कोई रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई है, क्रिमिनल जैसे अबॉर्शन वगैरह करा दिया जाता है, ठीक है, या मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उस केस में क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आगे जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ प्रोफेशनल सीक्रेसी, यानी सीक्रेट, प्रोफेशनल सीक्रेट जो मेंटेन। अब डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट अपना सारी कंडीशन डॉक्टर को बताता है, हर चीज़, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन भी डॉक्टर ने करना है, उसका मेंटल एग्जामिनेशन भी करना है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना, जैसे उसका डायग्नोसिस क्या है, उसे क्या मसला है, ये सारा कुछ डॉक्टर को पता होता है और उसने इन चीज़ों को सीक्रेट रखना है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, पेशेंट की परमिशन के बगैर किसी से शेयर नहीं करना है, एक एथिकल ड्यूटी है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज डिजीज रिसीव ड्यूरिंग मेडिकल प्रैक्टिस ड्यू टू डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो कहते हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में डॉक्टर को मिलती है उसके एग्जामिनेशन के दौरान उस सबको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उस सबको सेफ रखना है, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पेशेंट के सीक्रेट को नहीं बताना किसी दूसरे को, ठीक है, सिक्योर प्लेस में रखना है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर पेशेंट के सीक्रेट को डिस्क्लोज़ कर दिया जाए पेशेंट की परमिशन के बगैर तो ये एक गलत चीज़ है और ये क्राइम बन जाता है और इससे लीगल एक्शन भी लिया जाता है। लीगल एक्शन हम या तो सिविल कोर्ट लेगी या पीएमडीसी ने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई होती है जिसने डॉक्टर्स का यही देखना होता है कि वो कोई नेग्लिजेंस तो नहीं करे, तो अगर उस डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ये बात जाती है फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एज द लॉ आल्सो रिकॉग्नाइज द proprietary of a careful disclosure to agency which qualify to receive it for protection of society। अच्छा, आगे भी बता रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, ये वो सारा कुछ, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कोई कंटेजियस डिजीज़, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी है पेशेंट को, उन केसेस में अब सोसाइटी को बचाना ज़रूरी है। अब पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज़ है जैसे एक ड्राइवर है, उसे कोई कलर ब्लाइंडनेस हो गया या उसकी जो है वो आई साइट उसकी बहुत वीक हो गई है, वो फिर भी ड्राइविंग कर रहा है, तो इससे सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, किसी की जान जा सकती है। तो तब हमने एजेंसीज को बताना है, हमने बताना है कि भाई इसको ये मसला है और ये बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा, ठीक है। उसको कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, वो वाली कंडीशन जब डिस्क्लोजर ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन टू अदर हैविंग इंटरेस्ट इन इट। प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना ऐसे लोगों के सामने जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। जिस तरह से अगर हमारे पास पेशेंट को कोई कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है तो हम एजेंसीज़ को बताएंगे, ठीक है, उन एजेंसीज़ को जिनका ये काम है हेल्थ से रिलेटेड। अब यहाँ पर डॉक्टर की ये ड्यूटी बन जाती है कि डिस्क्लोज करें इन्फॉर्मेशन को, और ये लॉ की नज़र में भी जस्टिफाई है, ठीक है, ये जस्टिफाई है। ऊपर वो कह रहे थे कि नहीं बता सकते, आपको लीगल एक्शन नहीं आता है, नीचे वो कह रहे हैं जस्टिफाई, आप बता सकते हैं। कब बता सकते हैं, किस कंडीशन में बता सकते हैं, जब सोसाइटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो, ठीक है, बताना। अच्छा, अब वो आगे बता रहे हैं कि दो तरह की होती है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, क्वालिफाइड प्रिविलेज और एब्सोल्यूट प्रिविलेज। अच्छा, क्वालिफाइड कब आती है और एब्सोल्यूट कब आती है? एब्सोल्यूट तो तब आती है ना जब कोर्ट में या पार्लियामेंट में, ठीक है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना हो, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। और क्वालिफाइड ये आती है कि पेशेंट को कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है और अब इसको हायर अथॉरिटीज़ को बताना है, एजेंसीज़ को बताना है, तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड। जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं या जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से नोटिफिकेशन किया जाता है, दिया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, वो सारा क्वालिफाइड में आता है। और एब्सोल्यूट में क्या आता है, जब लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ और पार्लियामेंट में डिस्क्लोज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। वैसे ये टॉपिक ना शहबाज पे ज़्यादा अच्छा लिखा है, यहाँ से मैंने सिर्फ आपको इसलिए रीड करवाया कि कोई एक पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन हो उसमें से MCQ आ जाए तो वो मिस ना हो। ये आप शहबाज से करेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ना इसका जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो बड़े मज़े का है। उसमें ना डेफिनेशंस हैं मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल नोटिफिकेशन।
सबसे पहले मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो डॉक्टर का नुस्खा होता है, जो डॉक्टर लिख के देता है ना मेडिसिन के, अच्छा ये आपने मेडिसिन लेनी है, इतनी सुबह शाम दोपहर लेनी है, इतनी डोज में लेनी है, और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं, वो मेडिसिन परचेज़ करते हैं, तो वो होता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके स्टार्टिंग में ना RX लिखा होता है, RX ये वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है रेसिपी। अब ये क्या, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो डायरेक्शन दी है उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। पेशेंट को दी जाती है, पेशेंट फिर वो फार्मासिस्ट के पास लेके जाता है मेडिसिन परचेज करने के लिए। इस पे लिखा होता है 1 2 3 के साथ कि ये नेम है मेडिसिन के, ये लेने हैं, ये डायरेक्शन है और ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। आसान है ये। मेडिकल रिपोर्ट क्या है? मेडिकल रिपोर्ट होती है, जिस तरह से कहते हैं ना पेशेंट को आप ये रिपोर्ट्स करवा के लाएं, ये रिपोर्ट अपने ये आपने टेस्ट करवा के लाएं, तो रिपोर्ट होती है जो पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट बना के देते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसको कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट बताता है उसको कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट। इसको स्टार्ट करा होता है दिस इज़ टू रिपोर्ट, ऐसे ये लिखकर, ठीक है। रिपोर्ट है तो दिस इज़ टू रिपोर्ट कह के स्टार्ट करना है ना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे पेशेंट की बीमारी के बारे में या पूरे एग्जामिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया तो सिर्फ लीवर की भी रिपोर्ट है, अगर आपने किडनी की कराया तो सिर्फ किडनी की रिपोर्ट है, ठीक है। पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे एक्सरे है, जैसे कोई टेस्ट है बाइल का, ब्लड का, यूरिन का या बायोप्सी है, ठीक है, तो ये रिपोर्ट हो गई, ओके हो गया। सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट होता है जी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर बना के देते हैं, और ये कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, और जो पेशेंट है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, उसकी टोटल स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब इसमें मैंने कहा था पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन होती है। पहले पेशेंट का फुल एग्जामिनेशन किया जाता है, देन उसको सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया जाता है दिस इज़ टू सर्टिफाई, यहाँ था दिस इज़ टू रिपोर्ट, यहाँ दिस इज़ टू सर्टिफाई। सर्टिफिकेट की एग्जाम्पल जैसे उसने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ एज के लिए सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, तो पहले उस पेशेंट का उस जिस बंदे की एज डिटरमाइन करनी है उसका पूरा एग्जामिनेशन होगा, सारे उसके देखा जाएगा एज डिटरमाइन करने के जो भी मेथड्स हैं, उसके बाद एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा कि इसकी ये एज है। अब वो कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव है और पूरे एग्जामिनेशन के बाद बना के दिया मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, तो उसको कहना है मेडिकल सर्टिफिकेट। लास्ट वन आ जाता है नोटिफिकेशन, मेडिकल नोटिफिकेशन। मेडिकल नोटिफिकेशन क्या है? ये भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसको वो स्टार्ट करता है दिस इज़ टू नोटिफाई से, ठीक है। पहले था दिस इज़ टू रिपोर्ट, दिस इज़ टू सर्टिफाई, अब दिस इज़ टू नोटिफाई। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट का कोई डायग्नोसिस बन गया, उसको इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज़ है, अब उस डिज़ीज़ को जो उसने नोटिफाई कर देना है कि इसको भी ये डिज़ीज़ है, ठीक है, और इसको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, अब इसको फौरी इसका इलाज शुरू होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेडिकल नोटिफिकेशन।